नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल एकेएस क्लासेस में। भारत का भूगोल, इस क्रम में पिछली क्लास में आपने सामान्य सी जानकारी ली थी ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में। उनकी जो भी श्रेणियां हैं, जो भी सीरीज़ हैं, उनके बारे में जाना था। कौन सी श्रेणी किस लाइन के द्वारा परस्पर विभाजित होती है, अलग होती है, ये सारी चीज़ें आपने पिछले पार्ट पर ली थी। आज हम केवल ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसका नाम पार हिमालय भी है। ठीक है, तो केवल और केवल ट्रांस हिमालय पढ़ रहे हैं आप, हिमालय नहीं पढ़ रहे हैं। हिमालय जब पढ़ेंगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन यहाँ आपको पढ़ना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जरा देखिए, ट्रांस हिमालय जिसको हम पार हिमालय भी कहते हैं, तो इसके कुछ उपनाम हैं, कुछ अन्य नाम हैं। जैसे इसको हम पार हिमालय कहते हैं, तिब्बती हिमालय कहते हैं, टेथिस हिमालय भी कहते हैं। तो ये एक ही है, एक ही नाम है, एक ही चीज़ है। और दोस्तों, इसके आपको 3 पार्ट पढ़े होंगे। पहला है काराकोरम श्रेणी पढ़ना होगा, दूसरा लद्दाख श्रेणी पढ़ना होगा, तीसरा जास्कर श्रेणी पढ़ना होगा। इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर ही, इन तीनों लाइनों को, श्रेणियों को मिलाकर ही एक शब्द कहलाता है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, या कहें तिब्बती हिमालय, या कहें आपका टेथिस हिमालय। क्लियर है दोस्तों? जो ट्रांस हिमालय है, इसकी जो स्थिति है, ये तीनों ट्रांस हिमालय की लाइन है। मैप मैं नहीं बनाया हूँ, केवल क्योंकि इसको एक बड़ा चित्र, बड़ा आकार देना था, इसलिए हिमालय का चित्र, ट्रांस हिमालय भारत का नक्शा के अंदर नहीं दिखा रहा हूँ। तो चूंकि ये जो ट्रांस हिमालय आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह दरअसल हिमालय का सबसे जो उत्तरी भाग है, जिसको हम वृहद हिमालय कहते हैं, जो सबसे उत्तरी श्रेणी है वृहद हिमालय, उसके भी उत्तर में स्थित है कौन? ट्रांस हिमालय। याद रहेगा ये चीज। ट्रांस हिमालय जो है, ये हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी, जिसे हम ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय कहते हैं, के उत्तर में स्थित है, नॉर्थ साइड। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय है, इसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने जाना, इसके उपनाम जान लिए। इसकी 3 श्रेणियां आपको अलग अलग पढ़नी है। तीनों श्रेणियों में आपको ग्लेशियर पढ़ने हैं, हिमनद और दर्रे, पास पढ़ने हैं, और ग्लेशियर पढ़ने हैं, हिमनद। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में होगी। दोस्तों, एक नाम आपको मिल रहा है टेथिस हिमालय। क्या? टेथिस हिमालय। तो टेथिस हिमालय इसलिए नहीं कहा जाता है ट्रांस हिमालय को कि इसका निर्माण जो है वो टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबा से हुआ है, इसलिए नहीं। याद रहे, टेथिस जो सागर था, टेथिस भूसन्नति आप पढ़े हैं, तो उसमें जो जमा अवसादी मलबा था, क्या? अवसादी मलबा, सेडिमेंट्स जो था, उसके एक्यूमुलेशन से ट्रांस हिमालय का निर्माण नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसे टेथिस हिमालय का टाइटल देते हैं, संज्ञा देते हैं। क्यों भाई? टेथिस हिमालय कह रहे हैं तो सीधा मतलब है कि टेथिस जो भूसन्नति थी, उसमें जो अवसाद था, जो अवसादों का जमा हुआ था, अवसादों का यानी एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, उससे तो हिमालय का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? हिमालय का निर्माण हुआ था। लेकिन पार हिमालय या कहीं ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादों से नहीं हुआ है। किसके अवसादों से? जो यहां पे जमा था टेथिस भूसन्नति में। लेकिन फिर भी हम टेथिस हिमालय क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ, इसका रीजन ये है कि जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है वो अवसादों से ही हुआ है। अवसादों से, किससे? सेडिमेंट से हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे हम टेथिस हिमालय कहते हैं। अब चूंकि टेथिस भूसन्नति, टेथिस सागर में क्या था? अवसाद ही तो था। क्या था? सेडिमेंट्स ही तो था, अवसाद। और इसका निर्माण भी अवसादों से हुआ है। लेकिन ये अवसाद टेथिस सागर के, टेथिस भूसन्नति के नहीं है। याद रहेगा। तो दोनों, टेथिस सागर में भी अवसाद था। ट्रांस हिमालय का निर्माण भी अवसादों से ही हुआ है, अवसादी चट्टानों से, सेडिमेंट्स रॉक से हुआ है। लेकिन ये सेडिमेंट्स रॉक, ये अवसादी चट्टानें टेथिस सागर में जो जमा था अवसाद, उससे नहीं है। मेल खाते हैं, इसलिए हम कह देते हैं, चूंकि अवसाद दोनों में था, सेडिमेंट्स किसमें? टेथिस भूसन्नति में और ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में, इसलिए हम इसे टेथिस हिमालय की भी संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण, ट्रांस हिमालय जो है दोस्तों, हिमालय से भी प्राचीन है।
भाई अभी ट्रांस हिमालय चल रहा है, ट्रांस हिमालय के बाद आप पढ़ेंगे हिमालय, हिमालय की पहली श्रेणी वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद आप पढ़ेंगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद शिवालिक पढ़ेंगे। तो ये तीनों श्रेणियां किसकी है? हिमालय की। ट्रांस हिमालय की नहीं है, पार हिमालय की नहीं है, ये श्रेणियां किसकी हैं? केवल और केवल हिमालय की। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रांस हिमालय की ये तीनों श्रेणियां देख रहे हैं, या शाब्दिक अर्थ में कहें जो ट्रांस या पार हिमालय है, उसका निर्माण इस हिमालय से पहले हुआ है। इसलिए हम कहते हैं जो ट्रांस हिमालय है वह हिमालय से प्राचीन है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रांस हिमालय हिमालय से भी क्या है? प्राचीन है, पुराना है। ठीक है, याद रहेगा ये फैक्ट। और वैसे तो इनसे भी पुराना अरावली पर्वत है, जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, तो इससे भी प्राचीन। लेकिन अभी बात केवल ट्रांस हिमालय और हिमालय की हो रही है, जिसमें ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन है, पुराना है। कारण ये है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो गया था। क्लियर है? तो नेक्स्ट है जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ये मूलतः बेसिकली जो ट्रांस हिमालय है दोस्तों, ये मूलतः यूरेशियाई प्लेट का भाग है, खंड है। किसका? यूरेशियाई प्लेट का। जो यूरेशियाई प्लेट है, यूरोप और एशिया, क्या? यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, तो यूरेशियाई प्लेट का एक भाग माना जाता है, एक टुकड़ा माना जाता है, एक खंड माना जाता है, एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? जो ट्रांस हिमालय है वो यूरेशियाई प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट, उसका एक टुकड़ा मानते हैं अपन। क्या माना जाता है? पार्ट, टुकड़ा, खंड। ठीक है, और टेथिस हिमालय इसलिए कहते हैं, कारण यह है कि टेथिस हिमालय में भी अवसाद था। ट्रांस हिमालय की चट्टानें जो हैं अवसाद से ही बनी हैं, दोनों में समानांताएं हैं, इसलिए हम कह देते हैं टेथिस हिमालय। किसको? ट्रांस हिमालय को। क्लियर है? नेक्स्ट दोस्तों, इस क्रम में आगे जानेंगे आप, जो ट्रांस हिमालय है ये दोस्तों, ट्रांस हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण, ट्रांस हिमालय की जो हाइट है वो अधिक होने के कारण, मैक्सिमम होने के कारण, यहाँ वर्ष भर यह बर्फ से, ये जो हिमालय है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, आच्छादित रहता है। ठीक है, कवर्ड बाई स्नो या आइस के ये। ठीक है, किससे? बर्फ से आच्छादित रहता है। दोस्तों, अधिक ऊंचाई के कारण यह वर्ष भर आच्छादित रहता है। किससे? बर्फ से, कवर्ड बाय स्नो या कहें आइस। इसलिए यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। क्या? वनस्पतियों का अभाव है, वनस्पतियों का अभाव देखने को मिलता है। वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, इसलिए हम या कहें वनस्पति विहीन है। ट्रांस हिमालय वनस्पति विहीन है, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं पाई जाती है, वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है। कारण क्या है? साल भर बर्फों से ढका रहता है, कवर, एक चादर बिछी रहती है, इसलिए वहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। बर्फ क्यों बिछा रहता है? क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है इसकी। क्लियर है? अब दोस्तों, इसके अलग अलग तीनों पार्टों को देख लेते हैं। इतना ही पढ़ना, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्रम में आप सबसे पहले पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी। दोस्तों, काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तरी श्रेणी, इसके मुख्य विशेषता देखिए। जो काराकोरम श्रेणी है, दिख रहा है दोस्तों, जो सबसे ऊपरी लाइन, ये 1 नंबर में डाले देता हूं, 1, ये यहाँ पे 2, ये वाली लाइन, और ये लाइन 3 श्रेणियां हो गई। तो जो सबसे ऊपरी लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये एक श्रेणी है, उसका नाम है काराकोरम श्रेणी, जो कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी मानी जाती है। भारत की सबसे उत्तरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे उत्तरी श्रेणी, मोस्ट नदर्न रेंज ऑफ इंडिया, वो है आपकी काराकोरम श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, नदर्न जो सीरीज है वो कौन सी है, आप बोलेंगे काराकोरम श्रेणी। हिमालय, केवल हिमालय की पूछे तो वृहद हिमालय,
ट्रांस हिमालय की पूछे तो काराकोरम, पूरे भारत की उत्तरी पूछे तो काराकोरम। क्लियर है ना, क्योंकि सबसे ऊपर आपको देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इसका नाम पूर्व में कृष्णगिरी था। सब इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं, कृष्णगिरी। काराकोरम श्रेणी का पहले नाम दोस्तों कृष्णगिरी था। क्या कहा जाते था? कृष्णगिरी। दिख रहा है ना, कृष्णगिरी किसका प्राचीन नाम था? तो आपको कहेंगे ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी था। इसे दोस्तों एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक टाइटल, एक उपमा दिया जाता है, एशिया की रीढ़ की हड्डी। वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णगिरी इसी का पुराना नाम है, भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है, इसे एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया। क्लियर है? कृष्णगिरी एशिया की रीढ़ की हड्डी और सबसे उत्तरी श्रेणी। आगे देखिए, इसका एक्सटेंशन पढ़ लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। क्या विस्तार? किसका? काराकोरम श्रेणी का विस्तार। चलिए एक्सटेंशन पे बात करते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ठीक है, दोनों तरफ पढ़ना है, इधर साइड और उधर साइड, इनका विस्तार कहाँ तक है। दोस्तों इस क्रम में आप देख पा रहे होंगे कि जो ये सीरीज है ये उत्तर से थोड़ा डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रही है, इसलिए हम कहते हैं, देखिए नीचे की ओर जा रही है मतलब साउथ, और इधर जा रही है तो पूर्व की ओर जा रही है तो ईस्ट, ईस्ट और साउथ यानी दक्षिण पूर्व की ओर। देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, ठीक है, क्लियर है। तो दक्षिण पूर्व में जब ये तिब्बत में इंटर करती है सीरीज, तो इसे तिब्बत में, इसी सीरीज को तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रेणी, कैलाश सीरीज। क्लियर है? भगवान भोलेनाथ महादेव, समझ गए होंगे आप। तो तिब्बत में इसे, दक्षिण पूर्व में स्थित तिब्बत में जब ये श्रेणी वहां इंटर करती है, उसे तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जबकि पश्चिम साइड आएंगे, ये पश्चिम साइड आगे बढ़ते हुए पामीर की गांठ होती है। क्या? पामीर की गांठ। दुनिया की छत किसे कहते हैं? दुनिया की छत किसे कहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत, ठीक है। तो पामीर की गांठ में ये पश्चिम में मिल जाती है, कौन? काराकोरम श्रेणी। उधर साइड तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहला गई, पश्चिम में चली गई, वेस्ट में चली गई, तो कहाँ मिल गई? पामीर की गांठ में। क्लियर है दोस्तों? अब सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं काराकोरम श्रेणी से रिलेटेड। काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है केटू गाडविन ऑस्टिन। केटू भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका गाडविन ऑस्टिन है। देखिए यहाँ पे केटू कहिए या गाडविन ऑस्टिन, इसके बारे में क्या जानना है? पहला फैक्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी भारत में पहले नंबर में है, जबकि विश्व की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड नंबर पे, ठीक है। भारत की पूछे तो फर्स्ट नंबर में, और विश्व में पूछे तो इसका स्थान दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। याद हो जाएगा। पहले नंबर पर आपका आता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है आपका केटू, जिसे हम गाडविन ऑस्टिन कहते हैं, केटू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, गाडविन ऑस्टिन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी केटू, ठीक है। भारत में केटू पहले नंबर पर है, विश्व में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है, जबकि विश्व में पहले नंबर पर आपका माउंट एवरेस्ट रखता है। इस चीज की हाइट आप बताइए कमेंट करके। क्लियर है दोस्तों? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी के लिए, केटू के लिए, जो केटू है दोस्तों ये पीओके पर स्थित है।
POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो K2 है स्थित है। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि मूलतः POK से हटा दिया जाए, यदि पूछा जाए कि बिना अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी। भाई K2 तो हो गई अधिकृत क्योंकि POK में आती है, लेकिन हम POK हमारा ही है, इसलिए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। लेकिन अगर अलग से बात किया जाए कि बिना अधिकृत मतलब पूरा भारत में हो हिस्सा, POK में नहीं, ठीक है, तो उसमें आता है आपका कौन? कंचनजंगा। कहाँ है बताइएगा, आगे सब मिलेगा। कंचनजंगा, ठीक है, दोनों पहले स्थान पर हैं। सॉरी, ये K2, अंतर इतना है कि ये POK में चला जाता है, ये POK में चला जाता है, और कंचनजंगा क्या है? भारत में ही है। किस राज्य में स्थित है बताइएगा? हिमालय की सबसे ऊपरी श्रेणी वृहद हिमालय में जो आपका है कंचनजंगा है, लेकिन वो अधिकृत में नहीं है, मुक्त है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो केवल भारत पे है, पूरी तरह से उस पर भारत का अधिकार है। लेकिन यहाँ K2 जो है वो POK पे चला जाता है, ठीक है। आगे मिलेगा आपको बहुत कुछ। यहाँ एक ग्लेशियर देख लीजिए, अलग से पढ़ेंगे आप ग्लेशियर के बारे में, लेकिन आप देखिए ट्रांस हिमालय में स्थित ग्लेशियर या कहें ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी नॉर्थ रेंज में यानी काराकोरम श्रेणी में कितने या कहें कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं? हिमनद हैं। क्या? हिमनद, इन्हीं को हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। तो अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप नोट्स करेंगे। यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है, ठीक है। चलिए इधर से देखते हैं। तो काराकोरम श्रेणी में सबसे पूर्व की ओर स्थित कौन सा ग्लेशियर है जो ईस्ट साइड सबसे, वो है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, याद हो जाएगा, लिखिएगा कॉपी पे। सियाचिन, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सियाचिन ग्लेशियर। जबकि उसी के जस्ट पश्चिम साइड आइए थोड़ा सा तो बाल्टोल ग्लेशियर, बाल्टोल, ठीक है, बाल्टोल ग्लेशियर। उसके थोड़ा और पश्चिम में आइए तो बियाफो ग्लेशियर, थोड़ा और पश्चिम में आइए, ये प्रमुख हैं, बाकी हैं और बहुत सारे। विस्पर ग्लेशियर। और थोड़ा पश्चिम में आइए ससाइनी। आप सबसे और किनारे आइए पश्चिम में तो कोंडोपिन। लीजिए भैया, ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी यानी काराकोरम श्रेणी पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर हिमनद, बाल्टोल, बियाफो, विस्पर, ससाइनी, कोंडोपिन। अलग से चैप्टर इनका होगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों। तो K2 में ही एक चीज और पढ़ लीजिए लगे हाथ कि K2 में ही सॉरी काराकोरम श्रेणी में ही ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी में, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं बार बार कि आपको कंठस्थ हो जाए। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम श्रेणी पर ही काराकोरम दर्रा स्थित है, काराकोरम पास स्थित है, ठीक है, ये लिखा है, ये क्लियर है। तो लीजिए भैया, हो गई बात काराकोरम श्रेणी की। अब दूसरी श्रेणी को भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख, ठीक है, दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, पहली कंप्लीट हो गई। ट्रांस हिमालय की सेकंड या कहें बीच वाली जो श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी, जो कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है। कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी के साउथ में। देखिए काराकोरम, थोड़ा नीचे आइए, साउथ में स्थित है, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, ये जो नदी कहते हैं लद्दाख श्रेणी है, ये दो नदियों के बीच में है। देखिए कैसे, उत्तर में दो नदी है, नॉर्थ साइड लद्दाख श्रेणी के उत्तर में यानी नॉर्थ में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में। समझिएगा, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में दो नदियां हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि ये लद्दाख श्रेणी के उत्तर में दो नदियां हैं जिनका नाम है सिगार नदी और श्योक नदी। सिगार और श्योक लिखा है यहाँ पे, सिगार
और स्योक। दोस्तों ये दोनों नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं। क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। आगे मिल जाएंगी, ये देखिए मिलवा दिया हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर दो नदियां हो गई, सिगार नदी और स्योक नदी, किसके उत्तर में, किसके ऊपर? लद्दाख श्रेणी के। जबकि लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में देखिए साउथ में सिंधु नदी भी बह रही है। ऊपर दो नदियां उत्तर में बह रही हैं लद्दाख के, और लद्दाख के नीचे साउथ में सिंधु नदी भी बह रही है। हालांकि आगे दोनों नदियां सिंधु में जाकर मिल जाती हैं, इसलिए हम सिगार और स्योक को सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी या कहें सहायक नदियां मानते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस प्रकार ये इन दो नदियों के बीच में अपन सिगार को कम मानते हैं, ऐसा कह देते हैं कि सिंधु नदी और स्योक नदी के बीच में कौन सी है ट्रांस-हिमालय की श्रेणी, जिसका नाम है लद्दाख श्रेणी। क्लियर है? आगे देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आप ये जान लीजिए कि जो सिंधु नदी है और ये उसकी जो दो सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरी हैं, वो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, फ्लो की, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, बहाव किधर है, प्रवाह किस दिशा में हो रही हैं, तो याद रहे पश्चिम साइड। ये आप जानते हैं डायरेक्शन, ईस्ट ये वेस्ट, ये पश्चिम कहलाता है, ये पूर्व, ठीक है। तो इनका डायरेक्शन किधर है, इधर साइड है, मतलब पश्चिम साइड है। पश्चिम साइड चलते हुए राकापोसी के ऊपर से आते हुए मिल जाती हैं कहाँ, सिंधु नदी में आगे। क्लियर है? इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां, सिंधु व उसकी सहायक नदियां कौन सी, सिगार प्लस स्योक, ये दोनों सिंधु की सहायक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों सिंधु नदी और उसकी दो सहायक नदियां सिगार और स्योक के बीच जो है लद्दाख श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। किसका? जल विभाजक का कार्य कौन करती है? लद्दाख श्रेणी। वाटर सेपरेटर का काम, वाटर सेपरेटर का काम, जल विभाजक का काम लद्दाख श्रेणी करती है। किसके बीच में? सिंधु व उसकी सहायक, दो सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरी हैं स्योक और सिगार के मध्य वाटर सेपरेटर का काम लद्दाख श्रेणी करती है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लद्दाख श्रेणी है कौन? ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी, बीच वाली। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अच्छा, सिंधु नदी निकलती कहां से दोस्तों? सिंधु नदी निकलती कहां से है? लद्दाख का ही पढ़ा रहा हूं, नोट्स में लिखते जाइएगा जो बोल रहा हूं ना, बड़े बड़े ध्यान से सुनिए फिर लिखते जाइए। लद्दाख श्रेणी चल रहा था दोस्तों। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, ये इधर है तिब्बत का पठार, प्लेटू ऑफ तिब्बत, ठीक है। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार में स्थित है एक ग्लेशियर जिसका आप कभी कभी नाम सुनेंगे, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, या कभी कभी मिलेगा आपको चेमा युंगडुंग, युंग वन मिलेगा, डुंग की जगह मिलेगा वन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, चेमा बस याद रखिए, पीछे कुछ भी लगता रहता है। अलग अलग राइटर अपने अपने किताबों में अलग अलग नाम देके बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मोस्टली सिंधु नदी तिब्बत के पठार पर स्थित एक ग्लेशियर, एक हिमनद जिसका नाम है चेमा युंगडुंग, वहां से प्रवाहित होती है और इधर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जाकर कहाँ मिलती है? आपके अरब सागर में, अरेबियन सी में। क्लियर है? चलिए, पाकिस्तान भी जाती है, पाकिस्तान में अरब में मिलती है, अरब सागर में, ठीक है। इंडिया में नहीं मिलती है, इंडिया से आपकी ताप्ती और नर्मदा जैसी नदियां ही मिलती हैं। इससे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लद्दाख श्रेणी की। लद्दाख क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिए, जैसा मैं बोलता हूं वैसे आपको अपनी नोट्स पर लिखना है। लद्दाख श्रेणी की, ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी, लद्दाख सीरीज की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द लद्दाख रेंज, लद्दाख सीरीज, उसका नाम है राकापोसी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अभी सुनिएगा, राकापोसी। दोस्तों इसके बारे में दो फैक्ट। पहला फैक्ट कि लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी किसकी? लद्दाख की। लेकिन विश्व की नजर में इसका क्या स्थान है? जरा ये देखिए, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। लिखिएगा भैया ऐसे ही,
ठीक है, इंटेंस पीक, सॉरी इंटेंस स्लोप। दोस्तों राकापोसी जो है ना, ये आप देखिए कहाँ पर है, पश्चिम की ओर है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर में है सब ये कहाँ, केटू, राकापोसी सब जम्मू कश्मीर में। चूंकि राकापोसी किस में स्थित है, लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख रेंज, राकापोसी। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, मोस्ट इंटेंस स्लोप वाली जो पीक है, चोटी है, वो राकापोसी ही है। मैंने उसको ऐसे ही इसीलिए बनाया है, देखिए कितनी तीक्ष्ण उसकी मैं स्लोप कर दिया हूँ, ढाल। क्लियर है, लिखिएगा नोट्स में कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोसी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, लेकिन वो पीओके में है। अगर पीओके के बाहर पूछे, बिना अधिकृत भारत के पूछे, तो कंचनजंगा किस राज्य में है बताइएगा। ठीक है, केटू गाडविन ऑस्टिन की, केटू या कहीं गाडविन ऑस्टिन की जो हाइट है 86 मीटर, मैंने बताया अभी। हाइट पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, या ऑर्डर सीक्वेंस जमाने को दे देता है। ये यकीन दिलाता हूँ, इतना ही पढ़िएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर है, समय है आपके पास, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस मोर सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको प्रतीत नहीं होगी। किसी भी किताब पे देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। हो सकता है बताने के चक्कर में और भी ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकती हैं, लेकिन वो जानकारियाँ नाम मात्र की भी हो सकती हैं। पढ़ना उतना ही है जितने में अपना उद्धार निहित है। खैर चलिए, तीसरी श्रेणी की बात कर लेते हैं, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी ये सब ट्रांस हिमालय की लास्ट सीढ़ी है। पूछे ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी, मोस्ट नदर्न रेंज, नाम है काराकोरम। बीच वाली लद्दाख, सबसे दक्षिणी साउथ वाली जास्कर। ट्रिक मैंने बताई थी क्या, कल जाना, कहाँ, कल जाना कल जाना उस पार, ये ट्रिक बना लीजिए, उस पार। तो पार से हो जाएगा पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय, का से हो जाएगा काराकोरम, ला से हो जाएगा लद्दाख, जा से हो जाएगा जास्कर श्रेणी। लीजिए भैया, ये भी हो गया। चलिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था जास्कर श्रेणी की। तो जास्कर श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय, ये पार हिमालय, तिब्बती हिमालय, तेथिस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, रेंज है, मोस्ट सदर्न रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह पूछ सकता है कि सिंधु नदी के दक्षिण में, सिंधु नदी के साउथ में कौन सी श्रेणी है, कौन सी रेंज है, जास्कर श्रेणी। कौन, जास्कर श्रेणी। क्लियर है। चलिए, ऐसा पूछ सकता है कि जास्कर श्रेणी के नॉर्थ में, उत्तर में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। किधर बहती है, पश्चिम की ओर, वेस्ट की ओर। कहाँ से निकली, तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार में कहाँ से, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। क्लियर है। चलिए, सिंधु नदी और लद्दाख श्रेणी किन नदियों के बीच में वाटर सेपरेटर का काम, जल विभाजक का काम करता है, सिंधु और उसकी दो सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरी सिगार और श्योक नदी के मध्य में। क्लियर है। चलिए, जास्कर श्रेणी के बारे में इतना ही जानना है। अच्छा, एक और चीज भूल गया था मैं, लद्दाख श्रेणी में एक दर्रा स्थित है, एक पास स्थित है। कौन सा, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा जो है, पास जो है, ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। अगले पार्ट में जब ग्लेशियर पढ़ेंगे आप, मैं बताऊंगा। ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये नेशनल हाईवे, ये देख रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो मैंने इस तरह बनाया बड़े शानदार तरीके से, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे आप। चलिए दोस्तों, जास्कर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। सबसे दक्षिणी है और साथ में ऐसा कह सकते हैं कि हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रेणी कौन है, ये जो लाइन फर्स्ट वाली दिख रही है आपको, ये वाली, ये है वृहद हिमालय। कौन सा, वृहद। तो वृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में, या कहें लद्दाख श्रेणी लद्दाख रेंज के दक्षिण में। कौन है, जास्कर श्रेणी। क्लियर है। सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के उत्तर में सिंधु नदी। क्लियर है। चलिए, अच्छा, जास्कर श्रेणी में दो दर्रे हैं, पास हैं, ठीक है। कौन सा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल, और एक है जोजिला।
नाम पढ़े रहिए, बहुत काम देंगे ये। कौन सी से अच्छा, तो इस प्रकार आपने क्या पढ़ा, पूछ सकता है कि इतने सारे दर्रे मैंने बताए, कौन से, खारदुंगला और जोजिला और बुर्जिल, तो आप तीनों कहाँ हैं, ट्रांस हिमालय में। कहाँ है, पार हिमालय में। क्लियर है ना, याद हो जाएगा ना। अलग अलग पूछें कि खारदुंगला किस श्रेणी में है हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, लद्दाख। जोजिला और बुर्जिल जास्कर श्रेणी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ट्रांस हिमालय की, पार हिमालय की नदियां कौन हैं, तो आपको उत्तर होगा सिंधु नदी और आपकी शिगार नदी, श्योक नदी। ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय यानी पार हिमालय की नदियां हैं। क्लियर है ना। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ ले, आप तत्पर रहना चाहिए, आप कभी भी कुछ भी पूछे, ठीक है। अच्छा चलिए, ग्लेशियर यहाँ से इतने पढ़ने, आगे जो है ग्लेशियर का एक अलग इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भारतीय सेना के जवान हमारे जो वीर हैं इनसे संबंधित है वो ग्लेशियर। नुब्रा नदी घाटी कहाँ है, ये सब पढ़ेंगे आप नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पे जास्कर श्रेणी के बारे में इतना ही जानना है कि ये सबसे दक्षिणी है। बुर्जिल और जोजिला दर्रा दोनों जो हैं जास्कर में है। याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, बुर्जिल में भी जा शब्द है, जोजिला में भी जा शब्द है और जास्कर में भी जा शब्द है। तो ये दोनों दर्रे भी आपको पता चल जाएगा कि जास्कर श्रेणी में है। शब्दों को तोड़ मोड़ कर पढ़िए, इंटरलिंक करके पढ़िए, जो आपस में जोड़ करके पढ़िए, जिंदगी भर याद रहेगा, वचन देता हूँ। दोस्तों इसके बाद महज 2 से 3 या 5 मिनट का वीडियो होगा, अगले पार्ट पर बनाऊंगा, जो आप ग्लेशियर पढ़ेंगे। अलग से थोड़ा बताना पड़ेगा, छोड़ना मुझे कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करनी है। तो मैं कह रहा था, सॉरी, अच्छा कंटेंट पसंद आ रहा हो दोस्तों, निवेदन है आपको, फिर कहता हूं कि आप पढ़ लीजिए, कोई भी पुस्तक से पढ़ लीजिए। आप इन 3 श्रेणियों को अलग अलग आप लिखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल में डालिए ट्रांस हिमालय। मैं नहीं कहता कि ज़्यादा नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं आपको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चाहिए तो कोई भी किताब उठा सकते हैं, आप पढ़ लीजिए, एक तरफ से छाप लीजिए मन मस्तिष्क में, अपने नोट्स में छाप लीजिए। लेकिन काम की क्या चीज़ है, उतना ही पढ़ना है ना। किसान एक ट्राली अनाज पैदा करता है, लेकिन उसे दोबारा खेत में बोने के लिए, ठीक है, वो उसी एक ट्राली में से फिर बढ़िया जो है बड़े बड़े दाना जो होते हैं अच्छी क्वालिटी निकालते हैं, बाकी खाने में या बेच देते हैं या खाने के लिए आटा वगैरह पिसवाने के लिए रख लेते हैं। लेकिन अगर दोबारा उसी गेहूं को बोना है, किसी बीज को बोना है, तो उसे बढ़िया अच्छे से तैयार करते हैं। एक ट्राली गेहूं में से वो महज 2 से 3 बोरी निकालते हैं, किसके लिए, अगली बार की बुवाई के लिए। वैसे ही आपको करना है, किताबें हजार हैं, समंदर हैं, लेकिन आपको बढ़िया बढ़िया सार्क और व्हेल जैसी चीज़ें ही निकालनी है, समझ रहे हैं ना। खैर आप तो ज्ञान के महासागर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, अगले पार्ट पर आप पढ़ने जा रहे हैं। तो काराकोरम श्रेणी, सॉरी ट्रांस हिमालय आपका डन। पहली बात बता दूं, यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं किसी दिन मैं पढ़िए आपको PDF दे दूंगा, PDF दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पेज पर आप AKS क्लास को फॉलो करिए, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा कि ट्रांस हिमालय से अब तक कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंस्टा को फॉलो करिए, FB फेसबुक को में पेज है AKS क्लासेस, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत से लोग मित्र कहते हैं कि सर भैया वो जो है टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम में आपका ग्रुप है क्या, मैंने बोला नहीं। क्यों, पता है ऐसा लोग क्यों पूछते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों कि टेलीग्राम उपलब्ध करवाना, ये नोट्स सब मैं डाल दूंगा PDF, कोई दिक्कत नहीं टेलीग्राम पर, चैनल पर। लेकिन क्या होता है, आप जरा सोचिए यार, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको क्या लगता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बढ़िया सिंपल सा साधारण सा, ये था नहीं। जरा भारत का किसी भी एटलस को उठाइए, किसी भी मैप को उठाकर जरा देखिए ट्रांस हिमालय को, क्या इतना ही बढ़िया बढ़िया दिखेगा। मैं सरल बनाया हूं इसको। मैं चाहता तो भारत का पहले नक्शा ड्रॉ करता, नक्शा बनाता, उसके अंदर फिर एक लाइन काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ये करता, फिर वहाँ पे बढ़िया बिंदी बिंदी रखता छोटे छोटे शब्दों में, ये शिगार नदी, ये सिंधु नदी है। ऐसा नहीं, पढ़ना है विस्तृत पढ़िए। आप तो जानते हैं कि ये अभी मैं कर दूं, इसमें चला दूं मार्कर कि ये लीजिए इंडिया के अंदर हो गया, लीजिए। अरे अनुमान लगा सकते हैं आप कि ये तीनों श्रेणियाँ इंडिया में हैं, जम्मू कश्मीर पर स्थित हैं। लेकिन हमको भारत के नक्शे के अंदर
ये तो पता है कि हैं, लेकिन साथ में अब सीधे सीधे अच्छा बड़ा करके बढ़िया एकदम देखें तो सही कहाँ पे श्योक नदी है, कहाँ पे सिंधु नदी है, कहाँ पर आपका नुब्रा नदी घाटी है, नुब्रा रिवर वैली है, ये चीज़ें होती हैं। तो खैर, तो वही मैं कह रहा था कि टेलीग्राम वाली बात कि जो मैं पढ़ाता हूँ अपनी नोट्स से पढ़ाता हूँ, मैं किसी किताब को अब फॉलो नहीं करता हूँ मोस्टली। क्यों? क्योंकि ये जो नोट्स है ये बहुत सारी किताबों का मिश्रण है, बहुत सारी ऐसे माध्यम है। और हाँ, नोट्स का शब्द आ गया है तो ये चीज़ और बता दूँ कि किसी के नोट्स की अभिलाषा मत रखिए। मैं फिर कहता हूँ, निवेदन है, मुझे देने से एतराज़ नहीं है, मैं ये कहता हूँ किसी की नोट्स की अभिलाषा मत रखिए। लिखते लिखते जब हाथ दर्द करेगा आपका, वो बेहतर नोट्स प्रिपेयर होगी जो अतुलनीय होगी, अवर्णनीय होगी और याद रहे अविस्मरणीय होगी। इसको नोट्स बनाइए ना आप, ये अलग से मैं नहीं पढ़ा रहा, ये सब वहीं से आया है। बहुत सारी किताबें हैं इसमें, यूट्यूब चैनल्स, गूगल, ये सब, तो यहीं से लिखिए ना। पहले सुनिए, फिर नोट्स में लिखिए, फिर देखिए, किताबें पढ़िए। अगर पढ़ते हैं आप, मान लीजिए कोई पुस्तक मिल गई, उसको पढ़ रहे हैं, या कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल गए, नोट्स बनाते समय लास्ट में 1-2 पेज खाली छोड़िए। जैसे अभी आपने ट्रांस हिमालय पढ़ा, नोट्स बनाए, तो इसके जस्ट पीछे आप पढ़ेंगे हिमालय, तो उसके बीच में 1 पेज छोड़ दीजिए। किसके लिए? ट्रांस हिमालय के लिए, कि ट्रांस हिमालय में कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं शायद ना पढ़ाया हूँ, वो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो पेजेस भी छोड़ के रखिए। तो नोट्स बनाने की भी कला होनी चाहिए, आर्ट है। खैर दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि 4 चीज़ें हैं। और यदि आप चाहते हैं कि और बेहतर हो तो मैं करूँगा, अवश्य करूँगा, लेकिन थोड़ा आप भी करें। खैर, और वीडियो को पूरा देखा करें, ये बोर्ड पे जो लिखा रहता है इससे कल्याण नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर। ट्रांस हिमालय में जो स्थित ग्लेशियर्स के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा, उसको लेकर मैं उपस्थित हूँगा नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती, जय हिंद।